हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि हिमालयन रिवर्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को, इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तुंगभद्रा रिवर को लेकर के। तो तुंगभद्रा रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, तुंगभद्रा रिवर कृष्णा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। तुंगभद्रा रिवर का ओरिजिन कर्नाटका स्टेट में जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। सेम उसी जगह से नेत्रावती रिवर का भी ओरिजिन होता है, लेकिन नेत्रावती रिवर वेस्ट फ्लो होती हुई अरेबियन सी में अपने आप को मर्ज करती है। तुंगभद्रा रिवर जो है वो अपने ओरिजिन पॉइंट पर टू स्मॉल स्ट्रीम के रूप में फ्लो होती है और उन टू स्मॉल स्ट्रीम के नेम है तुंगा रिवर एंड भद्रा रिवर। कुछ टाइम के बाद में, कुछ एरिया को कवर करने के बाद में ये दोनों स्मॉल स्ट्रीम जो हैं वो कर्नाटका में ही आपस में मर्ज होती हैं और फिर उन दोनों को कन्फ्लुएंस पॉइंट के बाद में तुंगभद्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका स्टेट में फ्लो होने के बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर एरिया में फ्लो होती हुई लास्ट में तेलंगाना में कृष्णा रिवर में अपने आप को मर्ज कर देती है। तुंगभद्रा रिवर से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर ही हम्पी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी लोकेटेड है। इसके अलावा विरूपक्सा टेम्पल जो है, विरूपक्सा टेम्पल जो है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर ही लोकेटेड है। तुंगभद्रा रिवर की अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करें तो कुछ तुंगभद्रा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के इंपॉर्टेंट नेम है तुंगा रिवर एंड वरदा रिवर और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट नेम है भद्रा रिवर, वेदावती रिवर एंड हिंदरी रिवर। तो ये तुंगभद्रा रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले मेंटरशिप प्रोग्राम के बेसिक फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो एस्पायरेंट जो 2023 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रोग्राम जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर के आप रीड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम आप सभी के लिए बेनिफिशियल है 2023 के एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं। 1 अगस्त से इसका जो बैच है वो स्टार्ट होगा। हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ जाकर के आप इसके प्रोसीजर को व्यू कर सकते हो, इसके बेसिक फीचर्स को रीड कर सकते हो और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू में इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है कोर सेक्टर को लेकर के। इसमें बताया गया है कि कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो 12.7% तक एक्सपेंड देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जून 2022 के बारे में बताया गया है कि 12.7% का एक्सपेंड यहाँ पर देखने को मिला और लास्ट ईयर इससे पहले का जो अर्लियर पीरियड जो था उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा था। 9.4%। मतलब 2021 में जून वाले टाइम में ये जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा था, इतना ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा था। टाइम के साथ में अपग्रेडेशन देखने को मिला है। मई 2022 में, मई 2022 में अगर हम देखें तो यहाँ पर लेवल जो है प्रोडक्शन का और भी ज़्यादा हाई देखने को मिला था। यहाँ पर 8 कोर सेक्टर के आउटपुट ग्रोथ को मॉडरेट लेवल तक शो किया गया है कि मॉडरेट लेवल तक ये सारा आउटपुट जो है वो निकल करके सामने आया है। ओके, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रखा है। हम एक देखो, जब भी इस तरीके का जो एक जनरल एग्जाम जब होता है तो उसमें स्पेसिफिक इस पॉइंट को टारगेट करते हुए क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। एक जनरल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक जनरल जो ट्रेंड है उसके बारे में हमें अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ग्राफ को अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ कोविड के टाइम में, फिर धीरे धीरे अपग्रेड होने लगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर हमारे कोर सेक्टर है। अब कोर सेक्टर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो 8 कोर सेक्टर में आते हैं। ओके,
यहाँ देखिए, इनके नेम जो हैं वो आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए, वो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली इनके नेम जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके नेम हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, अब ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, इसके अलावा इस न्यूज़ में आईआईपी इंडेक्स के बारे में भी बताया गया है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है उसको लेकर के जो इंडेक्स रिलीज होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें जो 8 कोर सेक्टर हैं वो अपना 40% वेटेज जो है वो यहाँ पर रखते हैं। ये जो आईआईपी जो इंडेक्स है इसको एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो इसको पब्लिश करता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये आता है। ओके, इसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें टाइम के साथ में एक टाइम फिक्स किया जाता है कि इस टाइम पीरियड में हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उनके प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है कि हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन जो है वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। ओके, यूनियन होम मिनिस्टर ने जो नेशनल पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की गई उसकी 2nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और इस सेलिब्रेशन पर उन्होंने ये बोला कि हमारी जो भी हायर एजुकेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर रिसर्च, डेवलपमेंट, लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इन सभी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि पर्सन जो है अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं, 95% से भी ज़्यादा चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में की है। तो मदर टंग को ही प्रमोट करना उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारे कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर वो सारी स्टडी हमारी लोकल जो भी रीजनल टंग है उसमें अगर इसमें फोकस करते हुए इसको रेगुलर किया जाए तो जो हायर स्टडीज़ में जो इंक्लूजन है हमारे यूथ का वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वर्सिप एक्ट को लेकर के है। 1991 में वर्सिप एक्ट लाया गया था और वर्सिप एक्ट में ये बात रखी गई थी कि हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस की जो डेट है 15 अगस्त 1947 में जो वर्सिप प्लेस जिस कंडीशन में था, जिसके भी अंडर था, उसको उसी तरीके से रेगुलर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पिटीशन डाली गई और इस पिटीशन के बाद में और भी पिटीशन यहाँ पर इसी एक्ट को लेकर के डाली गई हैं और जो फर्स्ट पिटीशन है उसमें ये बोला गया था कि 15 अगस्त 1947 जो डेट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले हमारे इंडिया पर जो भी एनक्रोचमेंट जो भी अटैक हुए उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे हमारे वर्शिप प्लेसेस जो हैं उनमें चेंज देखने को मिला। तो उन सारे अटैक के अकॉर्डिंग जो है हमारे वर्शिप प्लेसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो वर्शिप एक्ट है इसको यहाँ पर चेंजिंग की बात की जा रही है। इसमें ये डिसाइड किया गया था वर्शिप एक्ट में कि जो बाबरी मस्जिद का जो इशू है उसको वहाँ पर अलग रखा गया था, क्योंकि उस टाइम वो कोर्ट केस चल रहा था और अदर जो भी वर्शिप प्लेसेज हैं उनके लिए 15 अगस्त 1947 जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई थी कि इस टाइम जो रिलीजियस प्लेस जो है, जो वर्शिप प्लेस जो है वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रखा जाएगा। तो ये फर्स्ट जो पिटीशन डाली गई थी उसमें इस कट ऑफ डेट को लेकर के ही इशू क्रिएट किया गया है कि आर्बिट्रेरी और इरेशनल है, मतलब हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है इसका फॉर्मेशन होना चाहिए था और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है जो भी इशू हैं वर्शिप एक्ट वर्शिप प्लेसेस को लेकर के, रिलीजियस प्लेसेस को लेकर के, उन सभी को हमें रिजोल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसमें जल्द ही नई तरीके से जो वार्निंग है वो दी जाएगी। इस वार्निंग में ये बताया जाएगा कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं 2008 के रूल्स में, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स रूल 2008, उसमें 21 जुलाई 2022 के टाइम में कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और ये जो अमेंडमेंट रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे 1 दिसंबर से। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इस टाइम के बाद में उनमें क्या किया जाएगा कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर 19 लैंग्वेज में जो भी यहाँ पर वार्निंग, हेल्थ वार्निंग टेक्स्ट जो लिखा जाएगा उसको 19 लैंग्वेज में यहाँ पर पब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, ताकि लोकल, देखो अभी इंग्लिश में लिखा रहता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं और टोबैको का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर टोबैको कोजेज पेनफुल डेथ,
ओके इसके बारे में अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर शो करने की कोशिश की जाएगी ताकि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो सके और जो प्रॉब्लम है यहाँ पर टोबैको कंजम्पशन का वो काफ़ी कम हो सके, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ जो पर्सन है उसको हेल्थ इश्यू क्रिएट होते हैं, हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर भी काफ़ी इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होता है इस तरीके के हेल्थ इश्यूज को लेकर के, और ये प्रॉब्लमेटिक है। और इसकी वजह से अगर अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो इसका कंजम्पशन जो है वो काफ़ी कम हो सकता है। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 2021 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो केरला के बारे में बताया गया है कि केरला में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सिटिंग जो है वो अदर स्टेट से अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिटिंग देखने को मिली है। ओके यहाँ पर देखो अभी प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन चल रहा है उसमें भी अगर हम देखें तो बार बार एडजमेंट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि जो भी प्रोसीजर होना चाहिए पार्लियामेंट का वो एक हेल्दी तरीके से रेगुलर नहीं हो पा रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ वहाँ पर जो हैं वो इंटरफेयर क्रिएट कर रही हैं कोई भी डिस्कशन में, और जब वो डिस्कशन में इंटरफेयर क्रिएट किया जा रहा है तो उसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर बनी हुई है। देखो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पर इसके बारे में अच्छे से इलेबोरेट भी किया गया था 1-2 दिन पहले शायद, और इसमें ये बताया गया था कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज़ के जो कुछ मेंबर्स हैं उनको वहाँ पर सस्पेंड भी कर दिया गया है, जिसको लेकर के भी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है पार्लियामेंट के एरिया वाले रीजन में। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जिनको यहाँ वहाँ से रिमूव किया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो वो वहाँ पर बाहर रह करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो मेन रीजन क्या होता है कि अभी भी हमारे इंडिया में पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको किस तरीके से रेगुलर करना है, किस तरीके से उसमें काम करना है, इसमें अभी भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसी का रोल होता है। मतलब जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं उनके पार्लियामेंट के प्रोसीजर में पार्लियामेंट की कैसे किस तरीके से क्या काम किया जाएगा उसको लेकर के क्या एजेंडा रहेगा पार्लियामेंट का, इसके ऊपर अभी भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका इंक्लूज़न नहीं है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ को ये लगता है कि उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है, उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी को अगर हमें एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के थ्रू जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल अगर हमें बनाना है तो एक अवेयर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी जो है उनका ये मानना है कि उनको टाइम नहीं दिया जाता है, जो एजेंडा का जो प्रोसीजर डिस्कस किया जाता है उसमें उनका कोई इंक्लूज़न नहीं होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी कोई डिस्कशन होता है तो उसमें भी अपोजिशन पार्टीज़ का ये मानना है कि किसी भी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए एक वेल टाइम जो है वो डिसाइड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर बोलने का टाइम नहीं मिल पाता है उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिसकी वजह से ये भी इशू क्रिएट रहते हैं। तो इन सभी की वजह से यहाँ पर अपोजिशन पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं, और फिर यहाँ पर जो भी हमारे हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। ओके तो ये इशू प्रेजेंट टाइम में भी बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जो अपोजिशन पार्टी जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप सभी को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं तमिलनाडु की विजिट पर थे, क्योंकि वहाँ पर 44th चेस ओलंपियाड जो है उसका क्या हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है। तो 44th चेस ओलंपियाड में चेन्नई में ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसका इनोग्रेशन इंटरनेशनल इवेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनोग्रेट किया उस इवेंट को। इसके बाद में वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसके कोऑर्डिनेशन सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है उसकी बातें उन्होंने रखी कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी कि वो सब कुछ कंट्रोल ना करे, वो हमेशा जो है इस बात के ऊपर फोकस करेगी कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए और सभी सेक्टर सभी एरिया के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ा जाए। ओके अभी यहाँ पर जो 44th चेस ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज हो रहा है चेन्नई में, इसमें एक इशू क्रिएट हो गया था कि तमिलनाडु के जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा था उस चेस ओलंपियाड को लेकर के, तो उसमें जो भी होर्डिंग्स बनाए गए उसमें तमिलनाडु के जो सीएम है मिस्टर स्टालिन सिर्फ उन्हीं की फ़ोटो रखी गई। फिर उसमें पिटीशन डाली गई कि भाई हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो फ़ोटो है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2015 और 2016 में जो केस हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी थी कि अगर इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हैं और इसमें इंडिया रिप्रेजेंट होता है, अगर
लास्ट लेवल पर, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की और हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी फ़ोटो जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बोला कि उनके ऑफिस में जो रिक्वेस्ट की गई थी उसको उन्होंने अप्रूव करने में काफ़ी टाइम लगा दिया, और प्रेसिडेंट जो है उनका उस पोस्ट के लिए इलेक्शन प्रोसीजर जो मोड है वो चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर मतलब जो भी वहाँ पर होर्डिंग्स बनाए गए उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो फोटो है वो इंस्टॉल नहीं की पाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और आप सभी को पता है कि अभी पीडीएस सिस्टम में कुछ इस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पर पहले वीट जो दिया जाता था पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब उसमें जो है वो राइस की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन केरला ये चाहता है कि भाई जो हम क्या करें, हम रागी से रिप्लेस करें वीट को, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो एनीमिक जो प्रॉब्लम है उसको अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो रागी, ये जो भी मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे मिलेट्स होते हैं उन सभी का प्रमोशन हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ट्यूनीशिया के बारे में बताया गया है कि ट्यूनीशिया वो कंट्री है जहाँ पर अरब स्प्रिंग के बाद में, अरब स्प्रिंग मतलब जहाँ पर डिक्टेटरशिप को रिमूव करते हुए फिर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा गया। तो ट्यूनीशिया में ही सबसे पहले 2010-11 में ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था, मतलब प्रोटेस्ट करने का जो प्रोग्राम वो स्टार्ट हुआ था। ट्यूनीशिया के बाद में और भी अरब कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ये सेम हुआ, और जो डिक्टेटरशिप है उनको रिमूव करके वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ट्यूनीशिया में क्या हुआ, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों का ही इंक्लूजन करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मतलब जो हमारे मिनिस्टर जो हैं, इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो इलेक्टेड होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी पीपल के द्वारा, पॉपुलेशन के द्वारा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने आप को यहाँ पर पावरफुल बनाने की कोशिश कर दी है। उनका ये मानना है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब प्रेसिडेंट जो है वो ही रूल करेगा, प्रेसिडेंट के पास में ही पावर होएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट को यहाँ पर फॉरेन जो अफेयर्स हैं इन सभी को रेगुलेट करने की जो पावर है, फॉरेन फाइनेंस अफेयर्स जो हैं वो नए कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी प्रेसिडेंट को ही पावर। पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को ट्यूनीशिया में ये पावर दी गई थी कि जो डेली बेसिस पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन सभी को सॉल्व करना प्राइम मिनिस्टर का काम था, किसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे कि किस तरीके से डेली बेसिस पर हमारी कंट्री को हम रेगुलर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने दोबारा से जिस डिक्टेटरशिप को रिमूव करके यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई उसी को चेंज करके दोबारा से यहाँ पर डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इसकी वजह से ट्यूनीशिया जो कंट्री है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो विसिल ब्लोअर्स को लेकर के है, और इस आर्टिकल में जो राइटर हैं वो हमारे फॉर्मर जज रह चुके हैं। उन्होंने ये बताया है कि देखो आरटीआई एक्ट इसलिए लाया गया था कि बहुत सारे ऐसे करप्शन होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, उन सभी के बारे में एक बेसिक अवेयरनेस हो सके। और बेसिक अवेयरनेस जो है वो एक नॉर्मल पीपल भी अगर चाहता है कि हाँ उसे इसके बारे में सब पता हो तो उसको लेकर के आरटीआई फाइल कर सकता है। राइटर ने सबसे पहले तो इसके प्रमोशन की बात की है कि आरटीआई एक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमें इसके थ्रू मिल पाई हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि टाइम टू टाइम जो भी हमारे विसल ब्लोअर्स हैं, जो भी इस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनमें टाइम के साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा डेथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो राइटर का ये बोलना है कि आरटीआई एक्ट जो है जिसमें जो भी लूप होल्स हैं उनको हमें सही करने की ज़रूरत है, अमेंड करने की ज़रूरत है, ताकि जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको हम ईजिली प्रोटेक्शन दे पाएँ। यहाँ पर राइटर ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हमें फोकस कम होना चाहिए और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर इस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करें कि किस तरीके से जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको हम रेगुलर कर सकते हैं और उनको हम प्रोटेक्शन सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि अगर विसल ब्लोअर्स को अगर हमने प्रोटेक्शन दिया तो एक तरीके से आरटीआई जो है उसको, उस एक्ट को तो हम इनडायरेक्टली जो है वो प्रमोशन उसका कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो पार्लियामेंट जो है उसमें रेगुलर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस तरीके से यहाँ पर अपोज कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्यसभा के सेशन को यहाँ पर शो किया गया है कि राज्यसभा में जो इशू है वो रेगुलर बने हुए हैं। यहाँ पर
गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़, उन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ भी पॉइंट को लेकर के एलिगेशन जो है वो रेगुलर चल रहे हैं। और ये हमने देखा है कि टाइम के साथ में पार्लियामेंट की जो एक प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ होने के जो भी रीजन, देखो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम के साथ में डिक्रीज़ हुई है तो डाटा तो अवेलेबल हर किसी के लिए रहते हैं, तो उन डाटा के बेसिस पर ये देखना चाहिए कि क्या ऐसे पॉइंट हुए जिनकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पर इंडिया ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी जो बजट था उसमें GIFT सिटी गांधीनगर में एस्टेब्लिश करने की बात की थी। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ए फर्स्ट इन द कंट्री एंड NSE IFSC SGX कनेक्ट एट गांधीनगर GIFT सिटी एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हब सेटअप बाय द गुजरात गवर्नमेंट आउटसाइड द स्टेट कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर ये सारे एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओके, यहाँ पर इसकी बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एंड द मूव टू सेट अप द IIBX इज सीन एज इंडिया एफर्ट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द मार्केट फॉर द प्रीसियस मेटल। ओके, तो ये इंडिया ने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कोशिश की है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एक तरीके की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, और पेज नंबर 9 पर जो आर्टिकल है इसमें HCO ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ताशकंद में ये मीटिंग हुई। इसमें ये डिसीजन लिया गया कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने फोकस किया ईरान के चाहबार पोर्ट के ऊपर। उन्होंने डिस्कस किया कि चाहबार पोर्ट के थ्रू जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक हम इजीली रीच बना सकते हैं, जो हमारा ट्रेड है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि टाइम के साथ में जो HCO ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ईरान और बेलारूस जो है उसको जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो चाहबार पोर्ट अगर डेवलप होता है तो उसके थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेंबर कंट्री हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं और ट्रेड जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो सकता है। अभी ये बताया गया कि सितंबर में जो है उस दोबारा से इसकी मीटिंग होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उसमें विजिट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो हो सकता है कि इस प्रॉब्लम के बेसिस पर कुछ रिजल्ट जो है वो निकल करके सामने आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, यहाँ देखिए, देखो 1 जुलाई से हमारे इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट में जो है जो लीफ प्लेट्स हैं, पहले प्लास्टिक से जो प्लेट बनती थी, मतलब दोना पत्तल जो हैं वो दोबारा से लीफ से यहाँ पर बनाया जा रहा है और लीफ के थ्रू ये सारा जो प्रोसीजर कंप्लीट किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारी वेस्टेज है वो भी क्रिएट नहीं होगी। लोगों को रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा जॉब जनरेशन भी इसकी वजह से देखने को मिलेगा और एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होंगी। ओके, और जो एनवायरनमेंट को लेकर के जो इशू है रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइगर कंजर्वेशन जो है, कल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर मानस में हर साल जो है एवरी ईयर यहाँ पर मानस रिजर्व हैज़ 2.4 टाइगर्स फॉर एवरी टाइगर। ओके, मतलब यहाँ पर टाइगर्स की जो संख्या है वो टाइगर के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा है। इसके बेसिस पर ये बताया गया है कि इसकी वजह से जो है जो टाइम के साथ में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। हमने जो भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए हैं उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ हुई है। इस आर्टिकल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। तो देखो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ पर इंडिया में आया। उसके बाद में हमने क्या किया कि 1972 का जो प्रोजेक्ट है इसके तहत इसमें 2006 में जो है वो कुछ अमेंड किए गए ताकि प्रोजेक्ट टाइगर जो हमने एस्टेब्लिश किया गया है टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, उसके यहाँ उसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जा सके और फिर उसके थ्रू इस प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है जो देहरादून में लोकेटेड है। तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तरीके से इसको बनाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ओके, इस इंस्टीट्यूट को। यहाँ पर जो हमारा इंडिया का उड़ीसा स्टेट है वहाँ पर एलिफेंट को लेकर के इशू देखने को मिला है। वहाँ पर
12 एलिफेंट की जो कार्केस है वो देखने को मिले हैं। इससे पहले भी सेम तरीके का 2010 में 14 एलिफेंट्स के जो कार्केस हैं वो यहाँ पर पाए गए थे। मतलब जो पोचिंग है जंबोज की वो उड़ीसा में प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, जो भी स्टेट लेवल पर है, उनको इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से पोचिंग चलती रही तो टाइम के साथ में वहाँ पर जंबो की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, और उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो काम किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है उसके बारे में बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ये हुआ था कि जो एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की गई थी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे और जो ग्रेन का जो एक्सपोर्ट है वो बना रहे, लेकिन उसके बाद में भी रशिया ने जो पोर्ट सिटी है वहाँ पर अटैक किया यूक्रेन की। इसके अलावा रशिया यूक्रेन ट्रेड ब्लेम ओवर अटैक्स ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन जेल। ओके, तो यहाँ पर जो भी अदर एरियाज़ में जो अटैक हो रहे हैं, जिन सभी को लेकर के यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उनको देखा जा रहा है। अब यहाँ पर ताइवान को लेकर के चाइना ने जो बात रखी है कि यूएस अगर यहाँ पर विजिट करता है ताइवान में तो चाइना जो है वो अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करेगा, और रशिया ने इसको सपोर्ट भी किया है। ताइवान को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पॉइंट चाइना ने यहाँ पर रखे हैं उसको सपोर्ट भी किया है रशिया ने कि हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं, और ये जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है और ताइवान को अपना इंटीग्रेटेड पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप को मेन और रियल चाइना के रूप में एस्टेब्लिश करता है, और ये बोलता है कि हम अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में लोकेटेड है। यूएस जो है वो यहाँ पर अपनी रीच बना के लिए स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी जो है वहाँ पर स्पेसिफिक वहाँ पर अपना डोमिनेंस चाइना जो है वो क्रिएट ना कर सके, इसके लिए इजीली अवेलेबल सबके लिए वो एरिया हो सके। तो इसी को लेकर के यूएस जो है वो ताइवान और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी में भी बार बार उनकी वेसल्स को लेकर के इशू क्रिएट रहते हैं। चाइना बार बार क्लेम करता है कि 1982 का जो अनक्लोज लॉ है जिसमें सी वाटर बॉडीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि किसी भी कंट्रीज़ के आसपास वाला एरिया जो है वाटर बॉडी जो है उसको किस तरीके से रेगुलर किया जा सके, उन सभी के लिए ये जो प्रोग्राम है वो एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। और उसी के बारे में अगर हम बात करें तो उसी के बारे में बताने की कोशिश की गई कि अनक्लोज लॉ में कि कोई भी मेनलैंड एरिया है उसके आसपास का जो वाटर बॉडी है उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है। तो वहाँ पर जो कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस तरीके से डिक्लेयर किया गया था, तो बार बार यूएस की जो वेसल है वो यहाँ पर चाइना का जो मेनलैंड एरिया है उन सभी को एक तरीके से एनक्रोच करती हुई वहाँ से अपने आप को पास करती है, जिसकी वजह से चाइना ने बार बार ये डिक्लेयर किया है कि हमारे जो भी इंक्लूसिव राइट्स हैं उन पर एनक्रोच करने की कोशिश ना करे यूएस कंट्री जो है। ओके, तो यहाँ पर रशिया ने सपोर्ट किया है। कुछ टाइम पहले रशिया यूक्रेन जो वॉर जो सिचुएशन स्टार्ट हुआ उस टाइम चाइना ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया रशिया को, और स्पेसिफिक अगर हम देखें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए उसमें क्लियरली चाइना ने बोला कि रशिया के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो मेंटेन रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर उसमें फोकस ना करते हुए उन्होंने रशिया का कम्प्लीटली सपोर्ट किया। हालांकि इंडिया ने भी देखो यहाँ पर जो भी यूएन में बार बार पॉलिसी पास करवाने की कोशिश की गई, इंडिया ने भी क्लियरली जो है वो रशिया को अपोज नहीं किया, लेकिन इंडिया ने अपनी बैलेंस पॉलिसी को फॉलो करते हुए रखा कि रशिया और यूक्रेन दोनों हमारे लिए इक्वल हैं और हम ना तो किसी का अपोज करेंगे ना किसी का साथ देंगे। हालांकि इंडिया ने टाइम टू टाइम मीडिएशन की बात की है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।